तो आज हम बात करने जा रहे हैं अष्टांग हृदय का अध्याय नंबर 1 आयुष्कामीय की। आयुष्कामीय अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे श्लोक भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहला इंपॉर्टेंट श्लोक से। आ, अच्छा, आयुष्कामी का अर्थ होता है कि डिज़ायर ऑफ लॉन्ग लाइफ, मतलब एक अच्छी लाइफ के लिए जो कामना करते हैं वो आयुष्कामी का अर्थ होता है। तो आयु काम्य मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह परमाधरा। आयु मतलब लाइफ, तो लाइफ मतलब लंबी लाइफ की कामना करने के लिए हमें आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए और आदर करना चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ सुख और साधन ये तभी होंगे जब हमारी जो लाइफ होगी वो अच्छी होगी और लंबी होगी। तो ये होगा आपका इम्पोर्टेंट श्लोक। आयुर्वेद का अवतरण आप बुक से पढ़ लेना, यहाँ पढ़ाने का मतलब नहीं है क्योंकि सिंपल है, आप बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेद के 8 अंग। तो आयुर्वेद के 8 अंग का जो श्लोक है इम्पोर्टेंट है। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वंग शल्यम दृष्टा चरा वृषान अष्टाभ अंगानी तस्यायु चिकित्सा येषु संसृता। मतलब काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्ट चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृषान चिकित्सा, ये 8 अंग होते हैं आयुर्वेद के। और इनको जरा एक्सप्लेन करते हैं। काय चिकित्सा में हम जनरल मेडिसिन पढ़ते हैं, बाल चिकित्सा में हम पीडियाट्रिक्स पढ़ते हैं, यानी बच्चों से रिलेटेड बीमारी पढ़ते हैं। ग्रह चिकित्सा साइकेट्री का मतलब होता है कि जैसे कि कोई देव दैत्यादि से कोई पीड़ित चित्त वाला रोगी हो, उसके हम आ, कई तरीके से जो भी शांति करने के उसके मेथड होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ऊर्ध्वांग चिकित्सा होती है मतलब नेक एंड एबव रीजन की, जैसे ENT और हेड की हो गई, वह ऊर्ध्वांग चिकित्सा में आता है। और शल्य चिकित्सा में पढ़ते हैं हम सर्जरी, तो सर्जरी हो गई। दृष्टा चिकित्सा मतलब टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी मतलब जो दांत से काटने वाले होते हैं उनसे उत्पन्न विष होता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम दृष्टा चिकित्सा में। जरा चिकित्सा या रिजुविनेशन भी कहते हैं हम इसको, या फिर इसको रसायन तंत्र भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम जैसे आयु बल और बुद्धि जो वृद्धि करने के लिए जो शरीर की जो भीतर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो उपयुक्त रसायन होते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। 8 नंबर की बात करें तो वह ब्रश चिकित्सा, बाजीकरण चिकित्सा या एफ्रोडाइसेक्स, मतलब इसमें ब्रश की चिकित्सा, ब्रश का मतलब होता है इसमें वीर्य की विकृति होने पर, जैसे कि अब वीर्य अल्प हो जाए, कम हो जाए, या फिर शुष्क हो जाए या क्षीण हो जाए, तो वीर्य वृद्धि और वीर्य उत्पादन के बारे में हम ब्रश या बाजीकरण चिकित्सा में पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं दोष की। तो दोष का मतलब होता है दूष्यंती इति दोषा, मतलब जो दूषित करते हैं उन्हें हम दोष कहते हैं। अब दोष 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात पित्त और कफ। मानसिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, रज और तम। तो जो शारीरिक दोष होते हैं इन्हीं को हम त्रिदोष कहते हैं, मतलब वात पित्त और कफ को मिला करके हम त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष का जो श्लोक है वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा ये। वायु पित्तम कफस्यति त्रियो दोषा समासता, मतलब वायु पित्त और कफ ये 3 दोष होते हैं। तो आपको ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। अब होता क्या है, अगर यही जो तीनों दोष हैं वात पित्त और कफ त्रिदोष अगर अपनी परफेक्ट साम्यावस्था में है तो यही जो चीज़ है वो स्वस्थावस्था कहलाएगी, हेल्दी लाइफ कहलाएगी। और अगर यही दोष अपनी साम्यावस्था में नहीं है तो यही चीज़ आपकी विकृतावस्था कहलाएगी या रोगावस्था कहलाएगी। अब वैसे तो ये टॉपिक आप डिटेल में फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे और आप अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 12 और 13 में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ही बता दे रहा हूँ मैं आपको कि जो वात पित्त और कफ होते हैं ये 5-5 प्रकार के होते हैं। तीनों दोष 5-5 प्रकार के होते हैं। इनके होते हैं प्रकार, तो वायु के होते हैं 5, प्राणवात, उदानवात, व्यानवात, समानवात और अपानवात। फिजियो में आप इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे विद श्लोक। पित्त भी पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, भाजक पित्त और आलोचक पित्त।
इसी तरह कफ भी क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और श्लेषक कफ। तो ये 5 तरीके के होते हैं। अब बात करते हैं संसर्ग और सन्निपात की। तो संसर्ग में क्या होता है कि अगर दो दोष, कुपित दोष, क्षीण दोष अगर एक साथ मिलते हैं तो वह अवस्था संसर्ग अवस्था कहलाती है। जैसे कि वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, अगर ये कुपित अवस्था में मिल रहे हैं तो यह संसर्ग अवस्था कहलाएगी। अब बात करें सन्निपात की, तो वात पित्त और कफ अगर ये तीनों दोष कुपित अवस्था में एक साथ मिलें, मतलब दो दोष मिलें कुपित अवस्था हो तो संसर्ग अवस्था, तीनों दोष मतलब वात पित्त कफ अगर तीनों दोष एक साथ मिलते हैं और कुपित अवस्था हो तब वह सन्निपात अवस्था कहलाती है। तो अब दोषों के बारे में पता चल गया, तो अब दोषों का स्थान कहाँ होता है, हमारे शरीर में ये दोष स्थित कहाँ पर होते हैं। तो जैसे कि ये हमारा शरीर हुआ कुछ इस तरीके से, ये हमारा हार्ट मान लो यहाँ पे, और ये हमारी अम्बिलिकस मान लो। तो बिटवीन जो चेस्ट टू अम्बिलिकस ये हिस्सा हमारा पित्त होता है, यहाँ पे हमारा पित्त स्थित होता है। बिलो अम्बिलिकस ये यहाँ पे वात स्थित होता है। एंड चेस्ट से ऊपर मतलब हार्ट से ऊपर ये हिस्सा हमारा कफ दोष का होता है। तो कुछ इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। बाकी फिजियो में जब आप पढ़ेंगे तो ये डिटेल से आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा, नाम भी बताए जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए स्थान, तो वात का जो स्थान होता है वो बिलो अम्बिलिकस होता है, जो आपको भी मैंने भी बताया बिलो अम्बिलिकस, मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ से होगा बिलो अम्बिलिकस। और जो पित्त का स्थान होगा वो बिटवीन, ये आपका हो गया यहाँ पे हार्ट, तो बिटवीन चेस्ट टू अम्बिलिकस ये वाला हिस्सा आपका पित्त का होगा। और कफ का जो स्थान होगा वो टॉप पार्ट अप टू चेस्ट, टॉप पार्ट अप टू चेस्ट मतलब ऊपर का हिस्सा, ये आपका कफ का होगा। हृदय के जो ऊपर होगा वो आपका कफ का होगा। अच्छा, अब बात करते हैं इनके गुण की, क्वालिटीज़ क्या होती हैं दोषों की, तो उनकी बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपका। तो वात की जो क्वालिटी होती वो है तत्र रुक्षो लघु सीतः खर सूक्ष्मस्य चलो अनिला। श्लोक इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। रुक्ष मतलब होता है ड्राइनेस मतलब रूखापन, लघु का मतलब होता है लाइटनेस मतलब हल्का, शीत का मतलब होता है कोल्डनेस मतलब ठंडा, खर का मतलब होता है रफनेस मतलब खुरदुरा, सूक्ष्म का मतलब होता है माइन्यूट मतलब बहुत छोटा सा, चल का मतलब होता है मूवमेंट गतिशील है वो, और अनिला मतलब बात, मतलब ये जो बात के गुण हैं वह हैं कि वह ड्राइनेस मतलब रूखापन होता है, उसमें हल्का होता है, ठंडा होता है, खुरदुरा होता है, माइन्यूट होता है, और उसमें गतिशीलता होती है। आप चाहें तो ट्रिक याद कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो। इसी तरह बात करते हैं पित्त की। पित्त का भी श्लोक इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। पित्तम संस्नेहम तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रव्यम। सस्नेहम मतलब स्लाइटली ऑयली, चिकना। तीक्ष्ण, ये तीक्ष्णोष्णम जो लिखा है वो है तीक्ष्ण प्लस उष्णम। तीक्ष्ण का मतलब होता है पेनिट्रेटिंग, एकदम जल्दी से कार्य करने वाला। उष्ण का मतलब होता है हॉटनेस, गर्म। लघु का मतलब होता है लाइट मतलब हल्का। सरम का मतलब होता है फ्लूटी मतलब एक गतिशीलता टाइप का। विश्रम का मतलब होता है बड़ी गंदी सी स्मेल आना मतलब बैड स्मेल। और द्रवम का मतलब होता है द्रव। तो ये पित्त के गुण हैं, मतलब पित्त चिकना होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है मतलब लाइट होता है, दुर्गंध आती है उसमें से, और गतिशीलता इसमें होती है, और ये द्रव्य होता है। इसी तरह अगर हम बात करें कफ की, तो स्निग्धः शीतो गुरुर्मंदा, स्निग्धः शीतो गुरुर्मंदा श्लक्षणो मृत्सना स्थिर कपा, मतलब कफ जो होता है वो स्निग्ध होगा मतलब ऑयली होगा, शीतो मतलब कोल्ड मतलब ठंडा होगा, गुरुर्मंदलम मतलब गुरु प्लस मंद, यहाँ पे दो शब्द हैं। गुरु का मतलब होता है हैवी, मंद का मतलब होता है स्लो मतलब धीरे, सलक्षणों का मतलब होता है स्मूथ मतलब चिकना, मरस्य मतलब जेली यानी लिसलिसा, स्थिर का मतलब होता है स्टेबिलिटी और स्थिर, ये कफ के हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है श्लोक,
ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो अब बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दोस एंड द एज, डे, नाइट एंड डाइट। मतलब ये जो दोष होते हैं उनका जो हमारी उम्र, दिन और रात और हमारे खाने में क्या संबंध होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो श्लोक है ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य आदिगाह क्रमात्। मतलब वयो मतलब होता है एज, अहो मतलब होता है दिन, रात्रि मतलब होता है नाइट, भुगताना मतलब होता है फूड, अंत मतलब लास्ट, मध्य मतलब मिडिल, आदि मतलब स्टार्टिंग होती है। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना। तो बात की जो डोमिनेंसी होती है किस टाइम पे होती है? बात की जो डोमिनेंसी होती है, चाहे वो उम्र हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो हमारा खाना हो, उसके जो अंतिम टाइम होगा, लास्ट टाइम होगा या जो लास्ट स्टेज होगी उस टाइम पे होगी। जैसे जो लाइफ के बारे में बात करें तो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ मतलब वृद्धावस्था में होगी। अगर दिन की बात करें तो लास्ट स्टेज ऑफ डे मतलब इवनिंग के टाइम पे, सायंकाल। अगर हम बात करें नाइट की तो लास्ट स्टेज ऑफ द नाइट मतलब जो रात्रि का अंतिम पहर होता है उस टाइम पे डोमिनेंट होगा। और अगर हम बात करें खाने की तो लास्ट स्टेज ऑफ फूड मतलब जो खाना खाया है पाचन के जो बाद में होता है उस टाइम पे वात प्रकोप होगा, मतलब वात की डोमिनेंसी हो गई। पित्त की अगर बात करें हम तो पित्त जो भी चीज़ होगी वो मिडिल चीज़ में होगी, चाहे वो एज, डे, नाइट और फूड होगी वो मिडिल स्टेज में होगा। जैसे कि अगर एज की बात करें तो मिडिल स्टेज ऑफ द एज यानी युवावस्था। अगर दिन की बात करें तो आफ्टरनून मतलब मध्याह्न। अगर हम बात नाइट की करें तो मिड नाइट के आस, तो रात्रि का जो मध्य पहर होगा उस टाइम पे होगा। अगर हम बात फूड की करें तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मतलब जब पाचन हो रहा होगा, पाचन के टाइम पे पित्त की डोमिनेंसी होगी। और इसी तरह हम कफ की अगर बात करें तो कफ शुरुआत में होगा मतलब फर्स्ट स्टेज। जो भी चीज़ें होंगी चाहे दिन रात या फिर खाना हुआ या फिर हमारी उम्र हुई। तो एज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द एज मतलब बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। अगर दिन की बात करें तो मॉर्निंग होगी मतलब सुबह। नाइट की बात करें तो स्टार्टिंग द नाइट आवर मतलब रात्रि का पूर्व पहर, जो हम लोग सोने लगभग जा रहे होते हैं उस टाइम पे। अगर फूड की बात करें तो बिगनिंग ऑफ द डाइजेशन मतलब खाना खाना, जस्ट खाना खाने के बाद की बात है। तो इस तरीके से ये इनके बीच में संबंध होते हैं। तो अब बात करेंगे दोषों के अनुसार जठराग्नि की स्थिति। तो श्लोक है तैर तैर भवेदुविषम तीक्ष्णो मंदश्चाग्नि समय समा। तो मतलब विषम और तीक्ष्ण और मंदाग्नि और समाग्नि। तो अब अगर देखें कि वात का जब प्रकोप होता है, वात की जब डोमिनेंसी होती है तो वहाँ पे विषमाग्नि होती है। विषमाग्नि का मतलब है कि जो आपका जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है वो इरेटिक हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। पित्त की बात करें, अगर पित्त की डोमिनेंसी है वहाँ पे तो जो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, आपकी जो जठराग्नि है वो तीक्ष्णाग्नि हो जाएगी। और जो आपका डाइजेस्टिव एक्टिविटी होगा, पाचन की क्रिया होगी वो और बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी और बहुत जल्दी खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे अगर कफ की डोमिनेंस होगा तो मंदाग्नि होगी, और मंदाग्नि का मतलब है कि आपकी जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। और अगर यही वात, पित्त और कफ तीनों दोष अगर सम अवस्था में है तो वह समाग्नि कहलाएगी वहाँ पे। और समाग्नि का मतलब है कि आपका जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। तो अग्नि के बाद अब बात करते हैं कोष्ठ की, यानी दोषों के अनुसार हमारे कोष्ठ कैसे होते हैं। तो कोष्ठः क्रूरो मृदुर मध्यो मध्य स्याते समयरपि। तो ये भी श्लोक इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। तो कोष्ठ क्रूरो मतलब हार्ड, मृदुर मतलब सॉफ्ट, मध्य मतलब मॉडरेट। तो बात करते हैं अगर वात
इंक्रीज हो रहा है, बात अगर बढ़ रहा है, बात की अगर प्रबलता है, तो जो कोष्ठ है वो क्रूर होगा। क्रूर का मतलब होगा हार्ड बॉवेल्स, मतलब जो डाइजेशन होगा वो अपना बड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होगा। जो पित्त अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कोष्ठ है अपना मृदु होगा, मतलब सॉफ्ट बॉवेल्स, मतलब जो डाइजेशन का टाइम होगा वेरी शॉर्ट होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर कफ अपना इंक्रीज हो रहा है तो कोष्ठ मध्यम होगा। मध्यम मतलब मॉडरेट बॉबल्स होंगे, मतलब मॉडरेट का मतलब यह है कि प्रॉपर डाइजेशन नॉर्मली टाइम से ही होगा। अच्छा, अगर वात पित्त और कफ ये तीनों साम्यावस्था में रहेंगे तब भी जो हमारा जो कोष्ठ है वो बिल्कुल मध्यम रहेगा, नॉर्मल स्टेज में रहेगा। तो अब दोष के अनुसार कोष्ठ के बाद की बात करें तो दोष प्रकृति। अब नया टॉपिक अगला, दोष की प्रकृति। तो दोष की प्रकृति का श्लोक भी आपको याद करना है। तैस्य तिस्त्रम प्रकृतियो हीन मध्यो उत्तमः प्रतका समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। मतलब हीन, मध्य और उत्तम, ये तीन तरीके की प्रकृति होती हैं। अगर एक दोष डोमिनेंट है तो वात प्रकृति हीन प्रकृति में मानी जाती है, पित्त प्रकृति मध्यम में मानी जाती है और कफ प्रकृति सबसे उत्तम मानी जाती है। हीन मध्य उत्तमा, हीन मतलब वात, मध्य मतलब जो कि पित्त, उत्तम का मतलब कफ प्रकृति होगी। और अगर दो दोष डोमिनेंट हों तो मैंने बोला ना निंद, बैड, तो वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, तो वह सबसे बैड प्रकृति मानी जाएगी, सबसे खराब प्रकृति मानी जाएगी। और अगर समधातु समस्तासु श्रेष्ठा, मतलब अगर तीनों दोषों का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी वात पित्त और कफ, वो सबसे बेस्ट प्रकृति मानी जाएगी, श्रेष्ठ मानी जाएगी। और इसी हिसाब से दोषों के अनुसार 7 प्रकार की प्रकृति होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये रही 7। तो ये 7 प्रकार की दोषों के अनुसार प्रकृतियाँ होती हैं। इनको देह प्रकृति भी बोलते हैं।